नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। सबसे पहले आप सभी जिले वासियों को केबीसी महापरिवार की ओर से दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, नगर निकाय चुनाव स्थगित हो चुके हैं, जिसकी वजह से माहौल में मायूसी है। लेकिन रुकिए, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत से बिंदुओं पर प्रकाश डालना बाकी है। आज इन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ केबीसी न्यूज के महानिदेशक ललित अग्रवाल जी मौजूद है। आखिर ये चुनाव स्थगित क्यों हुआ, नए चुनाव कब होंगे, चुनाव स्थगित होने से प्रत्याशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, प्रत्याशियों को क्या करना चाहिए, मतदाताओं को क्या करना चाहिए, इन सारे बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल जी। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले कटिहार वासियों को और सूबे वासियों को और देशवासियों को विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं। माँ दुर्गा सबका कल्याण करे, प्रत्याशियों पर विशेष ध्यान रखे, मतदाताओं के अंदर विशेष जागरूकता पैदा करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपके सामने एक एक बिंदु पर बात करेंगे। सबसे पहले ललित अग्रवाल जी, आखिर चुनाव स्थगित क्यों हुआ और इसके पीछे का असली कारण क्या है? देखिए मोना, अभी सबने सुना होगा कि ईबीसी, ओबीसी, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 के कारण सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर हाई कोर्ट का आदेश, ये सब लोग उलझ से गए हैं। मतदाता भी उलझ गए हैं और प्रत्याशी भी उलझ गए। अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तविकता है क्या आखिर। देखिए, ओबीसी है क्या और ईबीसी क्या है। ओबीसी है अदर बैकवर्ड क्लास और ईबीसी है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। अब इसका अर्थ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था 1 साल पहले कि आरक्षण को आप लागू करें, लेकिन इसको लेकर पहले क्लियरिफाई करना चाहिए कि इस आरक्षण में कौन कौन लोग आएंगे। अभी चुनाव आयोग के अंदर चुनाव आयोग के अंदर ओबीसी और ईबीसी की कुछ अलग मान्यताएं हैं, राज्य सरकार की कुछ अलग मान्यताएं हैं। मैं बात करूँ राज्य सरकार की, बिहार सरकार की, तो ईबीसी के अंदर वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपया सालाना से कम है या 1 लाख रुपये तक है, वो ईबीसी में आते हैं। लेकिन इसके अंदर कौन है कौन नहीं है, इसकी गणना अब तक क्लियरफाई नहीं है। तो इसीलिए जब राज्य सरकार ने ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत ये चुनाव को शुरू किया, तो ये स्पष्ट नहीं था कि ईबीसी के अंदर कौन से वार्ड में कितने ईबीसी के लोग हैं, कौन से वार्ड में है नहीं है। ये क्लियरफाइड नहीं होने से ये परेशानी आ गई कि जिस वार्ड को ईबीसी के अंतर्गत आरक्षित किया गया है, तो उस वार्ड में ईबीसी के लोग हैं या नहीं है, कितनी मात्रा में हैं, वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए वो चुनाव में विसंगतियाँ आ गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि एक पूरे देश में एक सिस्टम लागू होना चाहिए ताकि विसंगतियां ना रहे। एक कमीशन बनाया जाए, एक आयोग का गठन किया जाए जो पूरे देश में एक समान क्लियर करे, स्पष्ट करे कि कौन से लोग ओबीसी में हैं और कौन से लोग ईबीसी में और कहाँ किसकी संख्या कितनी है। ये स्पष्ट नहीं होने से ये विसंगतियां पैदा हो रही है और इसी के चक्कर में ये चुनाव आज स्थगित कर दिया गया। चुनाव स्थगित हो चुका है सर, तो अब सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर दोबारा चुनाव कब होंगे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि दोबारा चुनाव कब होंगे? मैं सभी प्रत्याशियों को ये विश्वास दिलाता हूँ या ढांढस बताता हूँ कि आप चिंता मत करें। इस पे चुनाव आयोग काफ़ी गंभीर है कि आप लोगों के बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं और आप लोगों ने तैयारियां कर ली थी। जहाँ 10 अक्टूबर का चुनाव था, वहाँ तो तैयारियां लगभग अंतिम चरण में थी और 20 अक्टूबर में भी आधी तैयारियां लोगों ने पूरी कर ली थी। तो चुनाव आयोग भी इस मामले को लेकर गंभीर है। कल की मीटिंग में इन मुद्दों पर भी विचार हुआ, चुनाव की मीटिंग में इस मुद्दों पर भी विचार हुआ। हमारे सूत्र बताते हैं कि चुनाव आयोग ने इस पर, इन सभी बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक विचार किया। जी सर, जैसा कि आपने लेकिन मैं और मना स्पष्ट कर देता हूँ कि लेकिन बात बनी नहीं। पहले चुनाव आयोग ने कोशिश की कि जो वार्ड को या जो पोस्ट को आरक्षित किया गया है और जिसको सामान्य कर देना है। जैसे हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जब ईबीसी के वार्ड स्पष्ट नहीं है तो उनको सामान्य बना के आप उसको वोटिंग कराएं।
तो जब तो सामान्य बनाकर वोटिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आरक्षण का कोई नियम वहाँ लागू होता नहीं है। तो अब सामान्य, अगर वो जिस वार्ड को सामान्य बना देना, तो वहाँ तो दोबारा चुनाव कराने होंगे। तो पहले चुनाव आयोग ने ये कोशिश की कि जिस वार्ड को ये विसंगति में नहीं आते हैं, जो पोस्ट नहीं आते हैं, उनको चुनाव करा दिए जाएं। तो एक बड़ी दिक्कत सामने आई। दिक्कत क्या थी? ईवीएम, खासकर ये ईवीएम मशीन को लेकर। मैं सभी लोगों को बता दूं, इन चुनाव में ईवीएम मशीन का प्रयोग होना था, और राज्य निर्वाचन आयोग, जो बिहार का राज्य निर्वाचन आयोग है, किसी भी राज्य में जो चुनाव होता है तो उसे चीफ इलेक्शन कमीशन से, यानी मुख्य चुनाव आयोग से ईवीएम मशीन अलॉट करानी पड़ती है। और ईवीएम मशीन उनके चुनाव आयोग के परमिशन, अनुमति के आधार पर ही वो मतदान में प्रयोग होती है। तो परेशानी वहाँ आने लगी कि अगर पहले फेज में उन पोस्टों, उन पदों का चुनाव करा दिया जाए जिसमें विसंगति नहीं है, तो उस ईवीएम मशीन को ब्लॉक करके रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसका परिणाम अगर हाथों हाथ घोषित कर दिया जाता है, तो वो आगे बाद वाले फेज के चुनाव में प्रभाव डाल सकता है। यानी मान लीजिए कटिहार में आधे वार्ड के चुनाव हो गए, मेयर का हो गया, उप मेयर का हो गया, उसके परिणाम भी घोषित हो गए। जो 10-15 वार्ड में बाद में चुनाव होंगे, तो मेयर, उप मेयर जो बन के लोग आएंगे, वो हो सकता है उन वार्डों में होने वाले चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। तो इसीलिए चुनाव आयोग ये 2 फेज में चुनाव कराने की स्थिति में नहीं आया। और अगर वो ईवीएम मशीन को ब्लॉक करके रखता है, मतगणना बाद में कराता है, तो नई ईवीएम मशीन और अतिरिक्त मशीनों की ईवीएम की जरूरत पड़ती है। तो उसको फिर पूरा प्रोसीड्यूर अपना के चुनाव आयोग से दोबारा ईवीएम मशीन की और अधिक मशीन की का अलॉटमेंट कराना पड़ेगा। वो प्रोसेस काफ़ी लंबा था। तो अंत में चुनाव आयोग इस निर्णय में पहुंचा कि बाद में एक साथ चुनाव कराया जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए, चुनाव आयोग ने इन बिंदुओं पर भी गहराई से विचार किया कि जिनके पैसे खर्च हो गए हैं उनका क्या दोष है, वो क्या करें। जिन्होंने अपने छाप का यानी सिंबल का प्रचार कर लिया, लोगों के जहन में बिठा दिया, तो वो क्या करें। अगर चुनाव चिन्ह उनका बदल गया तो फिर उन्हें दोबारा से मेहनत करनी होगी और मतदाता दिग्भ्रमित भी हो सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने एक नई नीति बनाई है, जो हमारे सूत्र बताते हैं। हालांकि फाइनल डिसीजन तो चुनाव आयोग का आएगा जब उनकी घोषणा आएगी, लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो हम लोग खुद अपनी मीटिंग में समीक्षा करते हैं, चुनाव आयोग ने एक निर्णय लिया है कि जो वार्ड में विसंगतियां नहीं है, जिन पदों पे विसंगतियां नहीं हैं, चाहे वो मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, या वार्ड काउंसलर हो, या निगम पार्षद हो, जिन पदों पे विसंगतियां नहीं है वो एजिटीज रहेंगे, चुनाव नई तारीख में होंगे। उनके चुनाव चिन्ह को भी नहीं बदला जाएगा। चुनाव चिन्ह को नहीं बदलने से जिन लोगों ने अभी तक मेहनत की है, जिसके हैंडबिल बैनर बनाए, वो सारे उसके काम आ जाएंगे। लेकिन जिन वार्डों में या जिन पदों पर विसंगतियां हैं, जहां दोबारा चुनाव कराना है उनको, उसके लिए वो नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और मान लीजिए कोई वार्ड आरक्षित था, तो अब उसको सामान्य बना देना, तो और लोग भी आएंगे, नए लोग पर भी चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दर्ज करेंगे। तो उनको चुनाव आयोग अपने रिजर्व कोटे में जो वो सिंबल रखता है, चुनाव चिन्ह रखता है, उनसे वो अलॉटमेंट करेगा। जो सीरियली जो उनके पास चुनाव चिन्ह हैं, जो सीक्वेंस में रहते हैं, उनसे वो चुनाव चिन्ह नहीं देगा। लेकिन जो रिजर्व कोटे में चुनाव चिन्ह है, उनको वो चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा, ताकि ईवीएम की संख्या भी नहीं बदले और चुनाव चिन्ह भी मतदाताओं का वही रह जाए, और जिन्होंने अब तक मेहनत की है वो भी प्रत्याशियों का काम आ जाए। जो खर्च हुआ है, जो पैसा खर्च हुआ है, वो भी आ जाए। एक और बात आती है, वो कब होंगे चुनाव, जो इन्होंने आपका जो मुख्य सवाल है। चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि छठ पूजा के बाद अगले महीने नवंबर में किसी भी तारीख में ये चुनाव करा के नवंबर में चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएं। तो मुझे भी पूरा भरोसा है कि नवंबर में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सभी प्रत्याशी ध्यान रखें, ये चुनाव आयोग या सरकार और हाईकोर्ट की मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश को लागू करने के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। हालांकि सरकार भी नहीं चाहती थी, चुनाव आयोग भी नहीं चाहता था कि दोबारा चुनाव कराए जाएं, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो फैसला है, उनका सम्मान तो आपको, हमको, सबको और मतदाताओं को भी करना होगा।
बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जैसा कि सर चुनाव स्थगित हो गए तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो प्रत्याशियों पर ही पड़ रहा है। अब जो आप कह रहे हैं कि अगले मंथ चुनाव होने की संभावना है, तो ये जो 1 महीने का अंतराल होगा, इस दौरान प्रत्याशी क्या करें, कैसे वो अपना समय बिताएं? मैं प्रत्याशी, देखिए इस चुनाव में 2 तरह के प्रत्याशी हैं। एक तो जो अनुभवी हैं, पुराने हैं, जो बड़े बड़े पदों पे आसीन पहले से ही हैं या रह चुके हैं, और एक कुछ नए प्रत्याशी हैं जो परेशान होकर उनको मैदान में, चुनावी मैदान में उतरना पड़ा है। मैं पहले उन नए प्रत्याशियों के लिए बात करूंगा कि जो किसी कारण से उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। सबसे पहले मैं उन पुराने प्रत्याशियों से कहूँगा कि अगर आप जो पुराने प्रत्याशी हैं, जो मेयर रह चुके हैं या विधायक, विधान पार्षद, MP MLA जो भी रह चुके हैं या हैं, अगर आपने काम अपना ईमानदारी से किया होता तो ये नए चुनाव प्रत्याशी कभी मैदान में नहीं उतरते, वो आते ही नहीं, क्योंकि उनका काम घर बैठ के हो रहा है। इसलिए जो नए प्रत्याशी आए हैं वो मजबूरी में, कुछ तो मजबूरी में है कि वो सोच के है कि जब पुराने प्रत्याशी जो दिग्गज नेता कहलाते हैं, जो अपना काम सही ढंग से जनता के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें चुनावी मैदान में उतरकर जनता के साथ इंसाफ करना होगा। एक तो ये बिंदु है। एक और बिंदु है इसके जो पर्दे के पीछे छिपा है। आम लोग देखते हैं कि जो भी नेता बन जाता है तो चप्पल से महल तक तुरंत पहुंच जाता है। बहुत सा आपको एग्जाम्पल है कि जो भी नेता बन गया, साल 2 साल 4 साल 5 साल, वो करोड़ों का मालिक हो जाता है। मतलब उनका पता ही नहीं चलता कि वो पैसे कहाँ से आते हैं। वो नेता बखूबी जानते हैं कि उनको वो पैसा कहाँ से लाते हैं। तो कुछ लोगों के मन में ये भी है कि अगर हम पद जीत जाएंगे तो हम भी पैसे वाले बन जाएंगे, तो ये भी है। तो ये सारी विसंगतियाँ इसलिए पैदा होती है कि पुराने नेताओं ने यही उदाहरण आज समाज के सामने पेश किया। अगर हमारे पुराने बड़े बड़े दिग्गज नेता समाज के सामने सही उदाहरण पेश करते तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इतने लोग चुनावी मैदान में उतरते नहीं। अगर वे ईमानदारी से जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ते, उनका हक दिलाते, जनता को सुविधाएं दिलाते और कभी अपने वादों से पलटते नहीं, वादा खिलाफी नहीं करते, तो इतने बड़े प्रत्याशियों की संख्या जो आप देख रहे हैं, कटिहार में आप ले लीजिए, मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद मिला के लगभग 300 प्रत्याशी हैं। कटिहार जैसे छोटे शहर में जहां मात्र 1,90,000 वोटर हैं, वहां 300 प्रत्याशियों की संख्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 1,000 मतदाता पे लगभग 2 प्रत्याशी। ये मतलब अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन क्यों है? ये बड़े बड़े नेताओं को सोचना होगा। जो नेता बनते हैं, पद पे आते हैं, वो अपने लिए काम करते हैं, लेकिन जनता के बारे में सोचते भी नहीं। आज हमारा 10 साल से कटिहार गंदा, महागंदा शहर कहला रहा है, लेकिन बड़े बड़े पदों पर आसीन नेताओं ने अपने कार्यकाल में सोचा नहीं। ये बड़ी दुख की बात है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अपील है उन सबों से कि जो भी पदों पे आए, आप अपने लिए नहीं, जनता के लिए आइए। अगर आपके मन में जनता के प्रति थोड़ा भी दर्द है तो आप जनता के लिए काम कीजिएगा। कोई भी दूसरा प्रत्याशी आपके सामने आपका विरोध में कभी नहीं आएगा। जी। चुनाव स्थगित हो चुके हैं सर, मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से पहले मैं उन प्रत्याशियों को कहूँगा कि जो नए प्रत्याशी हैं, आप धैर्य रखिए। देखिए, जो पुराने दिग्गज नेता हैं, अनुभवी हैं, जो पुराने पदों पर आसीन थे, वो तो चुनाव प्रचार में मास्टरमाइंड थे। बड़े बड़े प्लान उनके पास थे, चूंकि फुल प्रूफ प्लान लेके चलते, और उन्होंने चुनाव जीता भी अपने प्लान के तहत। वो आप देखे होंगे कि चुनाव का बिगुल बजाने की धड़ाधड़ उनके लोग सड़कों पे निकल के, पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं है। जैसे ही सिंबल मिला, पूरे शहर में मुझे वोट दो, मेरा छाप, मेरा छाप, मेरा छाप, मेरा छाप के नारे लगने लगे, माइक घूमने लगे। लेकिन जो नए प्रत्याशी हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि हम कहाँ से रिकॉर्डिंग कराएं, माइक कहाँ से लेंगे, क्योंकि वो अनुभवी नहीं है। वो उनके मन में इतनी बड़ी साजिश नहीं है, इसलिए वो अभी तैयारी कर रहे थे। लेकिन पूरा शहर माइक की आवाज़ से गूंजने लगा कि फलाना छाप, फलाना छाप, फलाना छाप, फलाना छाप। अब सवाल क्या है कि माइक में चिल्ला देने से, अपना छाप कर देने से लोग क्या, मतदाता दिग्भ्रमित हो जाते हैं? नहीं, दिग्भ्रमित तो नहीं होते, लेकिन चुनावी माहौल बनाने में ये माइक की आवाज़ उनके पक्ष में काम करने लगती है। और ये बात वो बड़े बड़े जो नेता अच्छी तरह जानते हैं। तो इसीलिए अब आती है बात मतदाताओं की, जो आपका सवाल है। मतदाताओं से मैं बोलूँगा कि आप
धैर्य और विवेक और अब संवेदनशील रहिए, सुनिए सबकी सुनिएगा, किसी को इनकार मत कीजिएगा। पैसे देने आएंगे बखूबी लीजिएगा पैसे, चूंकि वो पैसा आपका है, आपकी योजना का लूटा हुआ पैसा है, वो पैसे भी लीजिएगा। साड़ियाँ देने आएंगे, कपड़े देने आएंगे, कोई शराब बांटेगा, कोई कुछ करेगा, शराब को तो छुइएगा भी मत, क्योंकि शराब बिहार में बंद है और ये गलत चीज़ भी है। लेकिन बाकी चीज़ें जो देने आए वो बखूबी लीजिएगा, कपड़े हो, साड़ियाँ हो, या कुछ सामान हो, और पैसे भी और ले लीजिएगा। लेकिन चूँकि आप मतदाता हैं, आपको अपने शहर के बारे में सोचना है, आपको अपने घर के बारे में सोचना। ये चुनाव बिहार सरकार या केंद्र सरकार का नहीं है कि आप धर्म और जाति के आधार पर वोट कर दीजिएगा, पार्टी आपको दिग्भ्रमित करती है। ये चुनाव तो आपके घर का है, आपको घर को सजाना है, आपके शहर को सजाना। इसमें कोई पार्टी लाइन नहीं है, कोई धर्म की लाइन नहीं है, कोई जाति की लाइन नहीं है। इसमें जो सक्षम प्रत्याशी, चाहे कोई हो, मैं ये नहीं करूँ कि आप इसको वोट दीजिए, जिसमें आपको विश्वास हो कि ये आपके हक को नहीं लूटेगा, जो ये आपको दर्द समस्या को समझेगा, चाहे वो प्रत्याशी कोई भी हो। पैसे सबसे लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, पैसे उन प्रत्याशियों से छोड़िएगा मत जिन्होंने आपकी योजना का पैसा लूटा है। लेकिन वोट देते समय अपने परिवार का, अपने पड़ोस का, अपने समाज का पूरा ख्याल रखिएगा। अगर आप चूक गए तो 5 साल के लिए आपका शहर कटिहार फिर गर्त में चला जाएगा, फिर वही लोग कुर्सी पे बैठेंगे और फिर 5 साल तक आपकी सारे हक लूट लेंगे, फिर योजना को लूट लेंगे, सब कुछ लूट लेंगे, और आप फिर 5 साल बाद एक साड़ी, एक कपड़े और 1500 के मोहताज हो जाएंगे, जबकि आपका हक इससे हजारों गुना ज़्यादा है। इसलिए मेरी अपील मतदाताओं, वोट उसी को दीजिए जिस प्रत्याशी पर आपको यकीन हो, विश्वास हो, चाहे वो मेयर का प्रत्याशी हो, डिप्टी मेयर का हो, चाहे निगम पार्षद का हो। ये अपील मेरी सिर्फ कटिहार मक के मतदाताओं से नहीं है, पूरे बिहार के मतदाताओं से है कि अगर पूरे बिहार का विकास करना चाहते हैं तो अपने अपने शहर में एग्जाम्पल सेट कीजिए, अच्छे प्रत्याशियों को चुनिए, कर्मठ और योग्य प्रत्याशियों को चुनिए, दर्द समझने वाले प्रत्याशियों को चुनिए, जो आपके बारे में सोचे, आपकी समस्या के बारे में सोचे, आपके लिए काम करे, आपके शहर के लिए काम करे। यही होगा तब शहर बदलेगा और हमारा राज्य बदलेगा, नहीं तो फिर बिहार पिछड़े राज्यों में गिनेगा, हमारा कटिहार फिर सबसे गंदा शहर कहलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपको पता है, चुनाव स्थगित हो चुके हैं कुछ समय के लिए और सारे बिंदुओं पर केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल जी ने आपको विस्तार से जानकारी दी है। आपके पास, मतदाताओं के पास अब वक्त है अपने सही उम्मीदवार को चुनने का। आपके पास कुछ समय सरकार ने दे दिया है कि आप अच्छे से विचार कर लें कि आपको किसे अपना वोट देना है और क्या करना है। आपको एक एक बिंदुओं पर प्रत्याशियों को क्या करना है और कैसे वो आगे की अपनी रणनीति बना सकते हैं, इस पर पूरी जानकारी दी है केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। जाते जाते मतदाताओं से एक अपील है, जब भी नेता आपके यहाँ वोट मांगने आए उनसे सवाल जरूर पूछिएगा। आपका हक है कि आज तक कटिहार आपका गंदा क्यों है, आपको योजना का, आपको हक का पैसा क्यों नहीं मिला, शौचालय का पैसा मिला भी किसी को तो उसमें रिश्वत क्यों देनी पड़ी, अगर प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिला भी तो उसमें इस रिश्वत क्यों देनी पड़ी, और बहुतों को जो उनका आवास का और शौचालय का पैसा नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और सबसे बड़ी बात, शहर में कोई सार्वजनिक सुविधा क्यों नहीं है, सुलभ शौचालय तक क्यों नहीं है, सड़कें जर्जर क्यों हैं, आखिर नगर निगम में जाते हैं तो इतना भ्रष्टाचार क्यों है, एक काम के लिए भी, किसी काम को करने के लिए भी रिश्वत क्यों देनी पड़ती है, महीनों ठोकर क्यों खानी पड़ती है। ये सब सवाल आप पूछिएगा और सख्ती से पूछिएगा। जिस तरह 1947 में अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए बच्चा बच्चा घर से निकाला था, अगर आप चाहते हैं आपका शहर का, अपने शहर कटिहार का विकास, तो हर बच्चे को अपने घर से निकलना है, इन नेताओं से सवाल पूछना है और काम वही करना है जो आपके शहर के हित में हो। अगर आप चूक गए इस बार तो फिर 5 साल के लिए सिवाय पछताने के कुछ नहीं होगा। आपने गाना भी सुना होगा, एक फिल्म का गाना है किशोर कुमार का कि ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए, जो नोट भी दे उसको भी वोट मत दीजिए। ये 4 लाइन आप गाने की सुन लीजिए।
आपने गाने की लाइन सुनी। अब मेरी अपील है कि आप समझे होंगे, हमारी बातों को समझे होंगे और इस पर अमल भी करेंगे। मेरा ये संदेश आपसे अपील है कि अपने शहर के प्रति अगर आपको जिम्मेदारी पूरी करनी है तो मेरा ये संदेश आप खुद भी सुने, समझें और अपने समाज के कम से कम 25 लोगों को समझाएं। अगर आपने 25 को समझाया तो समझिए आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, समाज के प्रति जिम्मेदारी पूरी की, शहर के प्रति जिम्मेदारी पूरी की। और अगर आप सुन के चुप रह गए तो आप मान के चले गए आप जिम्मेदारी में अभी अधूरे हैं। इसलिए अपील है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें और शहरवासियों को मेरे संदेश को अवश्य समझाएं। धन्यवाद। शब्बा खैर। तो पूछिए सवाल और करिए सही उम्मीदवार का चयन। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।